मैं भी श्रीधर की तरह ठाट बाट से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ और कीमती कपड़े पहनना चाहता हूँ, शानदार हवेली में रहना चाहता हूँ ताकि सारे नगरवासी मुझे भी देखकर दुआ सलाम करें। लेकिन मैं तो इतना धनवान नहीं हूँ, किंतु एक ना एक दिन मैं अपना यह सपना जरूर पूरा करूँगा। अरे भाई, क्या हुआ? इतने ध्यान से इस हवेली को क्यों देख रहे हो? क्या कोई बात है? नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं है, बस इस हवेली से गुजर रहा था तो इस शानदार हवेली पर नजर पड़ गई। कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी गांव से आए हो। हाँ, मैं मधुपुर से आया हूँ। यहाँ पर फसलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं और हम गरीबों का भला हो जाता है। तुम बताओ भाई, तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं कहीं से आया नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ। यह हवेली मेरे सेठ जी की है, वो हमारे मालिक हैं और मैं उनका नौकर राघव हूँ। मैंने आपको इस हवेली को इतने ध्यान से देखते देखा तो पूछने लगा। ठीक है भाई, मैं भी अब गांव की तरफ निकलता हूँ, वरना पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। राघव ने अपनी यह इच्छा अपनी पत्नी से कई दिनों तक छिपाई, लेकिन एक शाम उसने अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, सुनीता, मैं भी उस नगर में रहने वाले श्रीधर की तरह अमीर बनना चाहता हूँ और ठाट बाट से जीना चाहता हूँ। ठाट बाट से रहने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए। आप इतने सारे पैसे कमा कर कहाँ से लाएंगे? मैं कहीं से कमाऊंगा, लेकिन बाकी की जिंदगी ऐसे आराम से ही गुजारूंगा। कुछ दिन पहले तक तो सब सामान्य था, आपके मन में ये सब विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ समय से आप परेशान भी हैं और ये शानो शौकत से रहने का ख्याल कहाँ से आया? मैंने जब से नगर में रहने वाले श्रीधर की हवेली देखी है, तब से यह बात मेरे मन में घर कर रही है कि सभी लोग मेरे सामने सर झुकाकर और तुम्हारी भी इज्जत करें। आखिरकार मेरे साथ साथ तुमने भी तो कई कष्ट झेले हैं। देखो, हमारी जिंदगी ठीक ठाक से गुजर रही है ना हमें किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी की नौकरी करते हैं। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने हमें आत्मसम्मान से जीने का मौका दिया है। सुनीता समझ नहीं रही है कि धनवान हो जाने पर कितना सुख मिलता है। मैं तो अपनी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो मेरे पास कितने नौकर चाकर होंगे। मैं तो बस आदेश दूंगा और सभी मेरे पास इकट्ठा हो जाएंगे। जो मैं चाहता हूँ सब वही करेंगे। यह सब सोचकर ही कितना आनंद मिलता है, तो जब यह सब वास्तव में होगा तो कितना आनंद मिलेगा। राजीव अक्सर अमीर होने के ख्याली पुलाव पकाया करता। अब वह काम पर भी नहीं जाता और ना ही उसका कोई काम करने में मन लगता। आप कोई काम धंधा करने क्यों नहीं जाते? बस दिन भर घर पर ही पड़े रहते हैं। खेतों में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे पास कोई और काम धंधा नहीं है जिससे हम अपने घर का गुजारा कर सकें। मेरा यह सब काम करने में मन नहीं लगता है। मैं तो धनी होकर यह खेतों के सारे काम नौकरों से करवाऊंगा। नौकर चाकर के ख्वाब देखते देखते कहीं हम उस लायक भी ना बचे कि ना हमारे पास खेत हो और ना ही कमाने का कोई दूसरा जरिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं धनवान अवश्य हो जाऊंगा। अब आसमान से कोई फरिश्ता तो उतर कर आएगा नहीं जो हमें धनवान बना दे। हमें धनवान बनने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। अच्छा, अगर आप खेतों को नहीं जा रहे हैं
तो बगीचे में जाकर पौधों को पानी ही डाल दें। राजीव और उसकी पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक शाम राजीव के घर में दस्तक हुई तो घर के बाहर एक बूढ़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या घर में कोई है? कोई मेरी मदद कर सकता है? हाँ, मैं अवश्य आपकी मदद कर सकता हूँ। आप अंदर आ जाइए। आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? इस गांव में पहले आपको कभी नहीं देखा। मैं इस गांव के आगे के गांव रायनगर से आया हूँ और देवगढ़ जा रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं कुछ मांगकर खाने चला आया। बेटा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? क्यों नहीं, आपको भोजन अवश्य मिलेगा। सुनीता, तुम भोजन परोस दो, तब तक हम दोनों हाथ पैर धो लेते हैं। फिर दोनों ने हाथ मुंह धोया और खाना खाने के लिए बैठ गए। उस बूढ़े ने पेट भर खाना खाया और राजीव से कहने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे भोजन करवाया। अब मैं आगे के सफर को आसानी से पार कर सकता हूँ। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिथि तो ईश्वर के समान होता है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप यहाँ पर आज रात गुजार सकते हैं। हम आपके बिस्तर की व्यवस्था कर देते हैं। आप सुबह अपने सफर पर निकल सकते हैं। रात्रि में आराम कर लेने से सफर में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अवश्य ही यहाँ रात भर ठहर सकता हूँ। और वह बूढ़ा राजीव के घर पर उस रात के लिए ठहर गया। और सुबह होते ही जब वह चलने के लिए तैयार हुआ तो वह राजीव से कहने लगा, तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अगली पूर्णमासी की रात तुम्हारे घर पर आऊंगा और उस समय तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जो तुम्हारी हालत बदल देगा। यह बूढ़े बाबा जो कह रहे थे, मुझे तो उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। उन्होंने हमारी हालतों को बदलने की बात कही है। क्या सच में यह हो सकता है? उन्होंने जो कहा है क्या वह सच होगा? उसके लिए हमें पूर्णमासी तक का इंतजार करना होगा। हाँ, मुझे तो अगली पूर्णमासी का बेसब्री से इंतजार है। यह सोचकर दोनों पूर्णमासी का इंतजार करने लगे और जब पूर्णमासी की शाम आई तो उनके घर पर फिर दस्तक हुई। घर पर कोई है? दरवाजा खोलो। आप आ गए बाबा, मुझे तो आपका ही इंतजार था। सुनो भले आदमी, तुमने जो उस दिन मुझ पर एहसान किया था उसी का बदला चुकाने के लिए यह कबूतर तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इसे अपने पास रख लो। बूढ़े बाबा, भला मैं इस कबूतर का क्या करूँगा? मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो मैं इस कबूतर को क्या खिलाऊंगा और क्या पिलाऊंगा? अरे बेटा, तुम नहीं जानते कि यह कबूतर कितने कमाल का है। हर पूर्णमासी की रात इस कबूतर के पंख सोने के हो जाते हैं। जब इसके पंख सोने के हो जाएं, तो तुम इसके पंख निकालकर इसे पिंजरे से आजाद कर देना। क्या इस कबूतर के पंख सोने के हो जाते हैं? हाँ, और जब तुम इन पंखों को बाजार में बेचोगे
तो तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारी हालत भी बदल जाएगी। क्या सच में यह हो सकता है? मैं धनवान बन सकता हूँ? हाँ, यह सच है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें पूर्णमासी की रात आधी रात तक जगना होगा। अगर तुम सो गए तो इस कबूतर का कोई फायदा नहीं है। इसके पंख सोने में नहीं बदलेंगे। यह सचमुच मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। लाइए, यह पिंजरा मुझे दीजिए और मुझे यह कबूतर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खबरदार बेटा, यह बात किसी को मालूम ना हो। ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। कल तो पूर्णमासी की रात थी और वो बूढ़े बाबा भी आए थे। वो बूढ़े बाबा आपसे क्या कह रहे थे? सुनीता, बूढ़े बाबा ने किसी को भी यह बात बताने से मना किया था। मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यह बात तो उन्होंने किसी गैर से बताने के लिए मना किया होगा। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? आप मुझे बता सकते हैं कि बूढ़े बाबा ने क्या कहा? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यह बात किसी को मत बताना। बाबा ने कहा था कि यह पिंजरे वाला कबूतर पूर्णमासी की आधी रात को अपने पंखों को सोने में बदल देता है। हमको अगली पूर्णमासी की आधी रात तक जगना होगा। अगर हम सो गए तो हमें कबूतर के सोने के पंख नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। दोनों फिर से पूर्णमासी का इंतजार करने लगे और कुछ दिन बाद फिर से पूर्णमासी आई। आज पूर्णमासी है। आज हमें आधी रात तक जगना है, वरना हम कबूतर के सोने के पंखों को नहीं पा सकेंगे। और आज कबूतर को अच्छे अच्छे दाने डालना और पेट भर भोजन कराना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दोनों कबूतर के पास ही बैठकर आधी रात होने का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही आधी रात होने को हुई, दोनों की आंख लग गई और दोनों सो गए। जब अगली सुबह हुई तो राजीव की पत्नी ने राजीव से कहा, कल तो पूर्णमासी की रात थी, हम दोनों ही सो गए, इसलिए कबूतर के पंखों को सोना बनते हुए नहीं देख सके। अब क्या होगा? क्या हमें कबूतर के सोने के पंख नहीं मिल सकेंगे? कोई बात नहीं, कबूतर तो हमारे पास ही है। यह जाएगा कहाँ? हम अगली पूर्णमासी को फिर से जागने की कोशिश करेंगे। दोनों ऐसी ही बातें करके संतुष्ट हो गए। एक दिन राजीव की पत्नी अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। बहन, आजकल बहुत व्यस्त रहती हो, राजीव भी खेतों पर नहीं जाता, क्या कोई नया काम धंधा पकड़ लिया है? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। घर पर अनाज की कमी थोड़े है जो इस समय भी खेतों में जमकर मेहनत करूं। तुम्हारे घर से किसी पक्षी की आवाज आती है, क्या तुमने कोई पालतू पक्षी रखा है? हाँ, मैंने एक कबूतर पाल कर रखा है, उसी की आवाज आती होगी। कबूतर? कबूतर क्यों पाल कर रखा है? तोता पालती तो वह तुम्हारी बोली बोलता। अरे बहन, तुम नहीं जानती वह कबूतर कितना मूल्यवान है। कबूतर? वो भी मूल्यवान? वह कैसे? वह कबूतर हमें एक बाबा देकर गए थे। उन्होंने कहा था कि पूर्णमासी की आधी रात उस कबूतर के पंख सोने के हो जाते हैं और अगर पूर्णमासी की आधी रात तक तुम जग ना सके तो वह पंख सोने में नहीं बदलेंगे। बस इसी वजह से हम पूर्णमासी का इंतजार करते रहते हैं। क्या ऐसी बात है? हाँ, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, मैं भी चलती हूँ। यह बातें करके दोनों अपने अपने घर लौट गए।
और सुनीता की पड़ोसन गीता ने यह बात अपने पति सुरेश को बता दी, जो ग्राम प्रधान के घर नौकरी करता था। प्रधान जी, क्या आपको पता है जो अपने गांव में राजीव रहता है, उसके पास एक अनोखा कबूतर है जिसके पंख हर पूर्णमासी की आधी रात को सोने में बदल जाते हैं। क्या ऐसा कौन सा कबूतर है जिसके पंख सोने में बदल जाते हैं? वह कबूतर तो मात्र राजीव के पास ही है। अगर यह कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। सुनो सुरेश, अगर वह कबूतर का पिंजरा मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ठीक है प्रधान जी, मैं कल ही वह पिंजरा आपके पास ले आऊंगा। उसी दिन सुरेश ने राजीव के घर से वह कबूतर का पिंजरा चोरी किया और ग्राम प्रधान जी को दे दिया। जब राजीव किसी काम से घर लौटा तो उसने अपने घर में वह कबूतर नहीं पाया और वह जोर जोर से रोने बिलखने लगा। मेरा कबूतर कहाँ है? तुम्हारी गलती की वजह से ही मेरा कबूतर चोरी हो गया है। मुझे नहीं पता वह कबूतर किसने चोरी किया है। मैं कबूतर को दाना पानी डालकर बगीचे में पौधों को पानी देने गई थी। जब मैं वहाँ से लौटी तो न तो पिंजरा था और न ही कबूतर। अब तुम ही पता लगाओ कि मेरा कबूतर किसने चुराया है और कबूतर के बारे में किसी को कैसे पता चला। मैंने इस कबूतर के बारे में केवल गीता को ही बताया था। गीता के अलावा मैंने किसी को नहीं बताया। लगता है गीता ने ही मेरा कबूतर चोरी करवाया है। गीता बहन, मैंने तो तुम्हें अपने सुख का साथी सोचकर तुम्हें अपनी बात बताई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता है। तुमने ही मेरे घर से मेरा कबूतर चोरी करवाया है। नहीं नहीं बहन, भला मैं ऐसा क्यों करने लगी? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपने सोने के पंखों वाले कबूतर के बारे में सिर्फ तुम्हें ही बताया था। जरूर तुमने ही उसे चोरी करवाया है। मैंने कहा ना, मैंने उस कबूतर को चोरी नहीं करवाया है। अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि तुमने मेरा कबूतर कहाँ चोरी करके रखा है, तो मैं कोतवाल साहब के पास तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी शिकायत मत करना। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारा कबूतर कहाँ है। तुम्हारा कबूतर गांव के ग्राम प्रधान के पास है। उन्होंने ही तुम्हारा कबूतर चोरी करवाया है। अब तो मैं ग्राम प्रधान की ही शिकायत करूंगी। सुनीता ने राजीव को यह बता दिया कि उनका कबूतर ग्राम प्रधान के घर है, तो राजीव ग्राम प्रधान की शिकायत करने कोतवाल साहब के पास पहुंच गया। कोतवाल साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। कहो, क्या बात है? क्या परेशानी है? साहब, मेरे पास एक कबूतर था जिसे मेरे गांव के ग्राम प्रधान ने चोरी कर लिया है। मेरा कबूतर मुझे दिलवाने में मेरी मदद कीजिए। अभी तुम अपने घर जाओ, कल तुम्हें तुम्हारा कबूतर वापस मिल जाएगा। और पूरे गांव में यह बात फैला दो कि मैं कल तुम्हारे गांव जाऊंगा और प्रधान के घर पर सभी इकट्ठा हो जाएं। कोतवाल की बात मानकर राजीव वापस लौट आया और अगले दिन पूरे गांव में यह खबर पहुंचा दी कि गांव में कोतवाल साहब आ रहे हैं प्रधान जी के घर। जब अगली सुबह कोतवाल साहब प्रधान जी के घर पहुँचे तो सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। तो कोतवाल साहब ने प्रधान जी से पूछताछ शुरू की। प्रधान जी, मुझे एक बूढ़े ने बताया था कि उसने यह कबूतर एक गरीब किसान को दिया था
तो यह तुम्हारे पास कैसे आया? कोतवाल साहब, यह मेरा ही कबूतर है। तुमने यह कबूतर कहाँ से खरीदा? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी और 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। नहीं नहीं साहब, मुझे सजा मत दीजिए। यह कबूतर उसी गरीब किसान राजीव का है। वहां से मैंने यह कबूतर चोरी करवाया था। इस कबूतर को राजीव को वापस कर दो। अगर यह कबूतर मैं राजीव से खरीद लूं तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। प्रधान ने यह सोचकर फिर से कोतवाल साहब से कहा, साहब, मैं यह कबूतर राजीव से खरीदना चाहता हूँ। मैं इस कबूतर की अच्छी कीमत दूंगा। अगर राजीव यह कबूतर और पिंजरा बेचना चाहता है और तुम अच्छी कीमत दोगे तो राजीव यह बेच सकता है। बताओ राजीव, क्या तुम यह कबूतर बेचना चाहते हो? कहिए प्रधान जी, आप इस कबूतर की क्या कीमत देंगे? मैं कबूतर की कीमत 2000 देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं यह कबूतर बेचने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे रुपए दे दीजिए। कोतवाल साहब द्वारा समझौता करवा दिया गया और राजीव को उस कबूतर के बदले में असरफियां मिल गई तो सभी लोग अपने अपने घर आ गए। उसी रात राजीव के घर में फिर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो बेटा, क्या तुम सो रहे हो? मैंने सुना है ग्राम प्रधान ने वह कबूतर तुमसे भारी कीमत देकर खरीद लिया है। हाँ बाबा, उन्होंने कबूतर को खरीदने के लिए भारी कीमत अदा की है। हा 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 हा, मैं यही तो चाहता था। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। भला कबूतर के भी पंख सोने के हो सकते हैं? वह तो एक मामूली सा कबूतर था। जो भी हुआ है वह मेरी योजना के हिसाब से हुआ है। अब तुम्हारे पास बहुत से रुपए हैं। जमीन खरीदो और उन पर खूब मेहनत करो तो तुम भी बहुत धनवान बन जाओगे और अपनी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। आपका धन्यवाद बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। बूढ़े बाबा की बात मानकर राजीव ने बहुत से खेत खरीद लिए और उन पर मेहनत से खेती करने लगा। अब वह एक धनी व्यक्ति बन गया था। वह अपने सपने भी पूरे कर सकता था। सचमुच बूढ़े बाबा की चालाकी ने उसे धनवान बना दिया।